नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो डेली क्लास है इसी चैनल पर आपकी हाई स्कूल की हो रही है। होने के लिए तो हमारे चैनल पर कंपटीशन की भी तैयारी कराई जाती है, लेकिन अभी किसी टेक्निकल इशू के कारण कुछ और इश्यूज़ हैं हमारे, जिसके कारण हमने वो क्लासेस को होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल यानी हफ्ते भर के अंदर उन क्लासेस को भी स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो आपके लिए यानी जो कंपटीशन के बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्लास क्यों नहीं आ रही, उनके लिए भी बहुत जल्दी क्लास आने वाली है, जिसके हम एसएससी जीडी के लिए क्रैश कोर्स कराएंगे। ठीक है, तो जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए डेली मैं क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि अभी आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कोई भी आपकी लाइव क्लास नहीं है, लेकिन आपको यानी प्रतिदिन आपको क्लास जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो बच्चों, जो पिछले क्लास में हमने कराया था उसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात कर रहे थे, काफ़ी डीपली बात की थी। एचसीएफ एलसीएम निकालना और मैंने प्राइम फैक्टर मेथड के बारे में भी बात की थी, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में भी बात की थी, उसके द्वारा एचसीएफ एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने करा दिए थे वो आपने कर लिए होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ भी आया होगा। तो हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे वो फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे। पर्सनावली 1.2 का जो है फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके थे, जो कि क्वेश्चन था आपका 306 और 657 का एचसीएफ आपको दे रखा था 9 और इनका एलसीएम निकालना था। जो हमने किस तरीके से निकाला था वो निकाला था हमने पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि गुना को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, प्लस है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका क्या होगा, माइनस है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उसका क्या होगा। कुछ ये इश्यूज़ थे जो बच्चों ने हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले उनके बारे में ही बात करेंगे कि प्लस माइनस को किस तरीके से करते हैं सॉरी। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, किस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। चलो जी, बात करते हैं क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं, मान लो ये a प्लस के b, रेड मार्कर यूज कर लेते हैं, a प्लस के b बराबर c प्लस के d, सॉरी a प्लस के b बराबर c प्लस के d। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें इधर लेके जानी होती है, कुछ चीज़ इधर लेके जानी होती है। मान लो जब हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं तब तो हमें पता होता है इस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको बराबर से एक की तरफ रखते हैं, बाकी दूसरी तरफ ले जाते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ प्लस वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, जब उसको प्लस से इधर उधर करेंगे तो क्या होगा। तो बात करते हैं, जैसे a प्लस के b है और c प्लस के d है। मान लो आपको b को उधर लेके जाना है, b को उधर लेके जाना है। जब आपको b को उधर लेके जाना, आपको पता है b किसका है, प्लस का है। b किसका है, यानी b के पास कौन सा साइन है, वो प्लस का साइन है। अगर उसको आप इधर लेके जाओगे b को, तो ये प्लस का किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, किस चीज़ में स्थानांतरित हो जाएगा, ये माइनस में स्थानांतरित हो जाएगा। यानी a बराबर c प्लस के d माइनस के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उधर से कुछ चीज़ लेके आते हैं, उधर से कोई एलिमेंट उठाते हैं, उधर से उठा के इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे। मान लो c किस चीज़ का है, c भी प्लस का, क्योंकि उससे पहले कोई चिन्ह नहीं है। जिससे पहले कोई चिन्ह नहीं होता, मान लो 10 रुपये का नोट है, उसके ऊपर 10 रुपये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप ये थोड़ी ना पूछोगे कि ये प्लस का है या माइनस का। प्लस से पहले वाली चीज़ पे कुछ नहीं लिखा होता, वो किसका होता है, वो प्लस का होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से सी कौन सा है, प्लस है। सी क्या है, प्लस है। डी भी क्या है, प्लस है। बी क्या है, माइनस। बी को तो मैं उधर की तरफ लेके गया था। बाकी अगर इधर की तरफ लेके आने हैं, उनको किस तरीके से करते हैं। मान लो सी लेके आना, तो इधर प्लस का, तो बराबर से इधर जब आएगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, d माइनस के b। a माइनस सी बराबर d माइनस के b। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये प्लस माइनस का खेल था, यानी मैंने यहाँ पे सारे प्लस मान रखे थे और उनको कन्वर्ट किया है बराबर से दूसरी तरफ, यानी कन्वर्ट करने के बाद किस साइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में मैंने इसके अंदर बात की है। यानी जब भी प्लस को इधर उधर ले जाओगे
प्लस को अगर बराबर से एक तरफ लेके जा रहे हो, ये सिर्फ बराबर वाले की बात हो रही है जब इक्वल टू हो, यानी जब प्लस को इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी प्लस तो माइनस के अंदर कन्वर्ट होता है और माइनस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्लस के अंदर। तो ये वाला जो टाइप था ये तो प्लस का था। बात करते हैं माइनस की, बात किसकी करते हैं, अब माइनस की करते हैं। मान लो एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू ए प्लस के या ए माइनस के सी है। क्या है, एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू ए माइनस के सी। चलो जी कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से करेंगे। मैंने बताया है जब प्लस को या माइनस को दूसरी साइड में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस हो जाता है माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। चलो जी बात करते हैं, मैं y को लेके जा रहा हूँ, y इधर कौन सा है, माइनस का है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस के c, और y उधर जाके कहीं का हो जाएगा, प्लस का होगा, y यानी प्लस के y। बात समझ में आई, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस के y। बात करते हैं, चलो a के बारे में बात कर लो या c के बारे में बात कर लो, किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, सिर्फ उसके आपको साइन का पता होना चाहिए, उसके चिन्ह का पता होना चाहिए कि वो प्लस है या माइनस है, वो प्लस है या माइनस है। ठीक है जी, बात करते हैं, अगर मैं बात करूँ c की, c कौन सा है, माइनस है, अगर उसको बराबर से, इसको तो इधर लेके गए थे ना, इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब c को इधर लेके आएंगे, जब c को दूसरी साइड में लेके आएंगे, माइनस का c है तो क्या हो जाएगा, प्लस का c। x प्लस के c इज इक्वल टू a प्लस के y, a प्लस के y। अब ये इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी प्लस को या माइनस को जब दूसरी साइड में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो वो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस किस में चेंज हो जाता है, वो माइनस में चेंज हो जाता है, और माइनस किस में चेंज हो जाता है, वो प्लस में चेंज होता है। इतनी सी बात है, समझ में आई होगी उम्मीद रखता हूँ। अब क्या है, ये अभी मैंने प्लस और माइनस के केस कराए हैं, ये सिर्फ कौन से केस कराए हैं मैंने, प्लस और माइनस के जो केस थे। बात करते हैं गुना भाग वाले केस की भी बात करेंगे। गुना के अंदर क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई के अंदर क्या होता है, और डिवाइड के अंदर क्या होता है। ये इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के इश्यूज थे, उन्होंने हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर इन इश्यूज को भेजा था, इस वजह से मुझे कराने पड़ रहे हैं ये, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे एडवांस भी होंगे जिसके अंदर वे कह रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। ये भी बच्चों के इश्यूज होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत से बच्चों ने ना पूछा हो, उन आपके यानी उन बच्चों के थ्रू जिन्होंने पूछा है सबको पता लग जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी बात करते हैं, ये तो प्लस माइनस की बात थी, ये सिर्फ किसकी बात थी, ये मैंने प्लस माइनस की बात की है। अब बात करते हैं गुना और भाग के अकॉर्डिंग, ये गुना के अंदर किस तरीके से होगा और भाग के अकॉर्डिंग किस तरीके से होगा, उनके बारे में बात करते हैं। चलो जी क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने, a गुना b इज इक्वल टू c गुना d, a गुना b इज इक्वल टू c गुना d। अच्छा, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा गुना में है, ये दोनों गुना में, ये इधर के भी दोनों गुना में है, इधर के भी दोनों मल्टीप्लाई में है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ c एंड d, ठीक है। तो a गुना b बराबर c गुना d। इसी तरीके से HCF गुना LCM बराबर a गुना b था, उसी के बारे में उसी के लाइन पे लेके आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, लेकिन जब बच्चों के इश्यूज आए तो मुझे क्या करना पड़ा, इसको समझाना पड़ा, ठीक है ना। चलो जी बात करते हैं, ये गुना में है, और जब कोई गुना की चीज, जब कोई गुना का चिन्ह दूसरे साइड में कन्वर्ट होता है, इक्वल टू से दूसरी साइड में कन्वर्ट होता है, तो वो ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में चेंज हो जाता है। और डिवाइड वाली चीज कहाँ पे रखते हैं हम, बटे में ही तो रखते हैं। डिवाइड वाली वस्तु कहाँ पे रखते हैं, बटे में रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो मैं b को उधर कन्वर्ट कर रहा हूँ, आपको पता है b इधर गुना में है, तो उधर कहाँ पे जाएगा, भाग में जाएगा, और दोनों के भाग में जाएगा, यानी a इज इक्वल टू c गुना d, और डिवाइड किससे कर देंगे, b से। डिवाइड किससे कर देंगे, b से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई होगी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, और देखते हैं और क्या रूप हो सकता है इसका। मान लो a गुना b है, a गुना b है, इसी को लेके चलेंगे, और बराबर c गुना d है। मान लो c को इधर रखना और d को इधर लेके आना आपको, मैंने b तो चेंज करना सिखा दिया, एक एक पॉइंट इधर से तो चेंज कर दिया, अब इधर से चेंज करेंगे। d मान लो इधर लेके आना है, आपको पता है d किस में है, गुना में है, d किस में, गुना में है। दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो भाग में जाएगा, और भाग में वो सबके जाएगा, ना कि b के जाएगा। यानी इस तरीके से नहीं लिख सकते आप a गुना b और डिवाइड बाई क्या, d, ये गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं होता। डिवाइड होगा तो सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा, सिर्फ सिंगल संख्या में नहीं जाएगा।
तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा a गुना b और डिवाइड बाई d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c। ये रूप किसका हो गया, ये गुना का रूप है। ये किसका रूप है, ये मल्टीप्लाई का रूप है। उम्मीद है आपके ये वाली जो थर्ड टाइप था, यानी मैंने प्लस के ऊपर भी क्वेश्चन कराया, मैंने माइनस के ऊपर भी बताया, और ये कौन सा था, ये गुना के ऊपर था, यानी गुना के बेस के ऊपर था, ये गुना के बेस पे था। तो गुना इस तरीके से करते हैं, जब एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं। तो प्लस को जब ये लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा, इनको कंप्लीट करने के बाद क्या क्या होता है, तो गुना को दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और भाग को दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसी भी साइड, यानी एक साइड से दूसरी साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाग किस में चेंज हो जाएगा, गुना में। गुना किस में होता है, भाग में, और भाग किस में हो जाता है, गुना में हो जाता है। भाग किस में हो जाता है, गुना में। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो एक गुना वाला टाइप था, उसके ऊपर बेस था, इसको रफ कर रहा हूँ। और टाइप देखते हैं, अब करते हैं डिवाइड वाले पे। अब किस पे करेंगे, डिवाइड वाले पे। और डिवाइड वाले को जब भी दूसरी साइड में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी साइड का मतलब है बराबर, इक्वल टू से दूसरी साइड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो गुना में कन्वर्ट होगा। वो किस में कन्वर्ट होगा, वो गुना में कन्वर्ट होता है। चलो जी बात करते हैं। मान लो भाग है a भाग b एंड c गुना d, या कुछ भी हो सकता है। मान लो a प्लस के b लिख रहा है, a प्लस के b लिख रहा है ऐसे, या c प्लस के d लिख रहा है, c प्लस के d लिख रहा है, c प्लस के d लिख रहा है, इस तरीके से लिख रहा है हमें। ठीक है, आपको कन्वर्ट किसको करना है, मान लो b को कन्वर्ट करना, वैल्यू आपको a की चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको बचाते हैं एक साइड में, बाकी को दूसरी तरफ लेके जाते रहते हैं। ठीक है, चलो जी, जैसे a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c प्लस के d है, तो आप इसके अंदर क्या करोगे, डिवाइड वाले को उधर लेके जाना है, तो डिवाइड वाला जब उधर जाएगा तो किस में जाएगा, वो गुना में जाएगा। और गुना वाली चीज कभी भी बटे में नहीं होती, गुना वाली चीज कभी भी बटे में नहीं जाती। तो क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू c प्लस के d, ये कोष्टक में, और गुना क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका b, गुना क्या हो जाएगा b। अच्छा, बहुत से बच्चों के दिमाग में ये उठ रहा होगा, अगर प्लस वाली चीज इधर लेके आनी है तो कैसे लिखेंगे, उठ रहा होगा ये क्वेश्चन भी। तो ये तो आपका क्लियर हुआ, ये तो ऐसा कर सकते हैं। चलो जी, इसको करेंगे a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू c प्लस के d। मान लो d को लेके आना है या c को लेके आना है इधर से, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिख सकते हो, a अपॉन b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, a अपॉन b लिख देंगे, ये तो यही है ना। अब इधर से कोई से को भी लेके आना है तो प्लस है, उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के c बराबर d। बात समझ में आई होगी। फिर क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं बटे में 1 करने के बाद। बटे में 1 करने के बाद क्या ले लेते हैं, एलसीएम। इस तरीके से इनको सोल्व कर लिया जाता है, इस तरीके से इनको सोल्व कर लिया जाता है। मैंने चारों टाइप के बारे में बताया, मैंने प्लस के बारे में भी बताया आपको, मैंने माइनस के बारे में भी बताया, मैंने गुना के बारे में भी बताया है, मैंने भाग के बारे में भी बताया है। काफ़ी डीपली बताने की कोशिश की है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर पीछे करो और उसको देखो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, एक बार और वीडियो को देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो। ठीक है, हम फिर दोबारा समझाएंगे, इससे और डीपली तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, वरना उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, इसको रफ करते हैं। अब इसके थोड़े से पॉइंट लिखा देता हूँ जिससे आपके याद रहें, नोट्स में आप लिख सको। किस तरीके से लिखोगे, जब कोई प्लस है अगर उसे कन्वर्ट किया जाए दूसरी साइड तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। इसी तरीके से माइनस का है, माइनस को अगर दूसरी साइड में कन्वर्ट किया जाता है तो प्लस में हो जाता है। गुना को अगर दूसरी साइड में कन्वर्ट किया जाता है वो भाग में हो जाता है। और यही केस किसके साथ होता है, भाग के साथ। अगर भाग को दूसरी साइड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। वो क्या हो जाता है, गुना। इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब माइनस माइनस की गुना होती है तब क्या आता है, जब प्लस प्लस की गुना होता है तब क्या आता है, जब प्लस माइनस की गुना होती है तो क्या आता है, उसके बारे में यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, बाद में भी बताएंगे लेकिन यहाँ पे बता के चलता हूँ। अब जब बेसिक से कराए हैं तो बेसिक पूरा बताएंगे। अगर माइनस की गुना माइनस में हो तो आएगा प्लस। जब माइनस की गुना माइनस में हो, कैसे, ये -3 गुना -3 आ गया तो क्या करोगे, 3 तिया 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9। इस तरीके से होता है माइनस माइनस। ठीक है ना, माइनस का x और माइनस के y है मान लो,
मान लो माइनस का x है गुना माइनस के y है, तो इनकी तो गुना करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, और ये माइनस माइनस की गुना जब होगी तो वो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा ये प्लस के एक्स वाई। जब दोनों चिन्ह एक से होते हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब दोनों चिन्ह सेम होते हैं, जब दोनों साइन सेम होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो हमेशा प्लस आता है। जैसे माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो क्या आएगा प्लस। अब अगर आपकी प्लस की मल्टीप्लाई किस में होगी प्लस में होगी तो आपका क्या आएगा प्लस आएगा। अगर आपकी मल्टीप्लाई माइनस की मल्टीप्लाई किस में होगी प्लस में तो वो क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या हैं अलग अलग हैं, दोनों चिन्ह क्या हैं अलग अलग हैं। माइनस माइनस की हुई थी तो प्लस आया था, प्लस प्लस की हुई थी तो प्लस आया था, माइनस प्लस की हुई है तो क्या आएगा माइनस आएगा। बात समझ में आ रही होगी इतनी, ठीक है। ये प्लस माइनस के केस होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये तो आपका बेसिक था, जो आपको इश्यूज आ रहे थे उनके बारे में मैंने बताया था, ठीक है मेरे भाई। बात करते हैं आगे, आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है अगले उनके बारे में बात करेंगे। इसको रफ करता हूं। क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी चेक करना है किसी नेचुरल नंबर n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी आपको ये कह रहा है कि चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि कोई संख्या प्राकृतिक, यानी कोई जो आपका किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृतिक संख्या है जो n है, यानी n को एक प्राकृतिक संख्या माननी है, उसके लिए 6 की पावर n जो है वो 0 पे लास्ट हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ये चेक करना है जी। है क्या क्वेश्चन, क्या है इसके अंदर, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है कि संख्या 6 की पावर n के रूप की है। संख्या किसके रूप की है, 6 की पावर n। 6 की पावर n का रूप का मतलब क्या होता है, संख्या 6 हो सकती है, संख्या 36 हो सकती है, संख्या 216 हो सकती है, क्योंकि ये 6 की पावर के ही रूप हैं। देखो 6 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि पावर 0 नहीं रख सकते, उसने पहले कह दिया कि n का मान क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, n का मान एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर मैंने पढ़ाया था शुरू के क्लास के अंदर ही, विच नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पज इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने में करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी और जहां तक लिखना चाहो वहां तक लिख सकते हो, और ये सभी पॉजिटिव होती हैं, ये बात भी है आपकी, ठीक है। तो 6 की पावर 1 यानी 6 की पावर n के रूप का मतलब 6 की पावर 1, n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, कुछ भी रख सकते हैं ना। n का मान तो प्राकृतिक संख्या एक नेचुरल नंबर है, तो प्राकृतिक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n का रूप है और n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बारे में बात कर रहा है। तो 6 की पावर 1 क्या होगा 6, 6 की पावर 2 क्या होगा 6 गुना 6 यानी 6 छंग 36, ये भी लास्ट नहीं हो रही, ये भी लास्ट नहीं हो रही 0 पे। बात करते हैं 6 की पावर 3 का, 6 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36 और 36 सिक्का होगा 216, 36 सिक्का कितना होगा 216। अब बात करें 6 की पावर 4, उसके अंदर भी यही होगा, यानी 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, यानी क्या हो जाएगा 6 छंग 36 गुना 6 छंग 36, इस तरीके से आएगा। यानी जब इनके करेंगे 36 सिक्का कितना हो जाएगा 216 का 6 हासिल कितना लग जाएगा 21, और 36 तिया कितने हो जाएंगे 108 होंगे ना, 36 तिया भाई 36 तिया कितने हो जाएंगे 3 छंग 18 8 हासिल लगाए 3 3 और 1 10, 108 108 और 21 कितना हो जाएगा 129, 1296 में आएगा। यानी अगर देखी जाए 6 की पावर n का रूप 0 तो नहीं बन रही, 0 तो नहीं बन रही, इनके पीछे कारण क्या है, क्यों 0 बनती है और इसके अंदर क्यों नहीं बन पा रही, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले उम्मीद है तो समझ में आया होगा कि 6 के पावर n के रूप की संख्या, और n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी होने का मतलब प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर एंड सोन तक, इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। और कुछ भी रखने के बाद क्या बनना चाहिए था 0 बनना चाहिए था, कि 0 पे समाप्त हो सकती है नहीं हो सकती। अब ऐसी तो कोई सिचुएशन आ ही नहीं रही कि 0 पे समाप्त हो जाए, तो 6 पे समाप्त हो रही है, 6 पे लास्ट हो रही है ना, ये कह रहा है लास्ट डिजिट क्या हो जाए 0, ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई तो दे नहीं रही।
चलो जी फिर भी बात करते हैं क्या है। देखो, जब भी कोई संख्या जीरो बनाती है, जब भी कोई संख्या जीरो बनाती है, उसके अंदर दो फैक्टर जरूर पाए जाते हैं, 2 गुना 5। इसके अलावा जीरो बन ही नहीं सकती, इसके अलावा जीरो नहीं बन सकती। यानी वो किसके रूप की होगी? 2 गुना 5 की पावर n के रूप की संख्या होगी, 2 गुना 5 की पावर n के रूप की वो संख्या होगी। ठीक है, इस तरीके की संख्या क्या बना देती है? जीरो बना देती है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे जी जरूरी थोड़ी ना 2 5, हम तो क्या लिखेंगे? हम तो 10 गुना 3 लिखेंगे। देखो जीरो बना रही है 10 या 30, क्या बना रही है? जीरो बना रही है। तो गधैया की पूंछ, इसके अंदर देख लो 10 के अंदर क्या क्या है? 2 पंजे 10, तो 2 का भी फैक्टर मिल रहा है और 5 का भी फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, यानी 10 के अंदर 2 भी है और 5 भी है, क्योंकि 2 और 5 की मल्टीप्लाई के बगैर आप जीरो बना ही नहीं सकते। ये मैथ का रूल है और इसके बिना जीरो बन भी नहीं सकती। यानी 2 का और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। जब 2 ये अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे, 2 और 5, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तभी आपकी जीरो बनती है, इसके अलावा जीरो नहीं बनती। ठीक है मेरे भाई, 10 गुना 3 10 या 30 होता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन 10 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? खोल के देखो मन की आंखों से, क्या है? 2 गुना 5 छुपा हुआ है। और 2 और 5 का गुणनखंड जहां होगा, ये अभाज्य गुणनखंड दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पे जीरो बनेगी बनेगी। तो इसको रफ कर देता हूं, बात समझ में आई होगी। वो बहुत से कह रहे होंगे चलो जी 4 गुना 5, अब बताओ जी। चलो जी 5 तो ये रहा, 2 भी दिखा दूं, ये रहा 2 गुना 2, तो 1 2 ये और 1 ये रहा 5। ठीक है, बन गई जीरो। जब भी तो 4 पंजे 20। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती जिसके अंदर 2 और 5 ना आ रहे और जीरो बन जाए। देखो 3 गुना 5 अगर करोगे 3 पंजे 15, 2 तो नहीं आया ना यहाँ पे, 2 नहीं आया तो जीरो भी नहीं बनी। इसी तरीके से देखो 2 सत्ते 14, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, नहीं बनने की जीरो। यानी जीरो बनाने के लिए 2 का और 5 की उपस्थिति जरूरी है, उनकी प्रेजेंस जरूरी है। तो बात करते हैं 6 की पावर n के रूप की। बात किसकी करेंगे? 6 की पावर n की रूप की। अगर 6 की पावर n के गुणनखंड करते हैं हम, तो क्या आएगा? 2 गुना 3, 2 तिया 6, यही तो होगा की पावर n, 2 गुना 3 की पावर n। अब जब इसके अंदर 5 का फैक्टर ही नहीं है तो यहाँ पे जीरो कैसे बन सकती है? यानी संख्या जीरो से लास्ट नहीं हो सकती, संख्या जीरो से लास्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 6 की पावर n में 2 तथा 5 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 तथा 5 दोनों के, 2 तथा 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होते, प्राप्त नहीं होते, जिसके कारण 6 की पावर n कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है। बात सिर्फ ये कर रहा था क्वेश्चन के अंदर कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n का मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी रख सकते हैं। और संख्या 6 की पावर n अंक जो है वो जीरो पर लास्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो मैंने बताया है कोई भी संख्या जीरो पर लास्ट तब होगी जब उसके अंदर 2 और 5 के गुणनखंड मिलेंगे। अब जब मैंने इसके गुणनखंड किए तो ये तो 2 गुना 3 मिल रहा, 2 तो मिल रहा लेकिन 5 तो नहीं मिल रहा। मैंने आपको सिचुएशन भी दिखाई थी, जब तक 5 या 2 दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों की प्रेजेंस नहीं होगी, तब तक हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, तब तक जीरो नहीं बना सकते। वही कारण यहाँ हुआ, 2 गुना 3 की पावर n, 6 की पावर n में 2 तथा 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं होते, जिसके कारण 6 की पावर n कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए आप क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, इतने में इसको रफ करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है अपना अगला, व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या करनी है, डिस्क्राइब करना है, जिसको विवेचना बोलते हैं, यानी ओपनली बताना है, कारण देना है। ठीक है, एक रीज़न देना है ऐसा क्यों है। ठीक है, उसको बोलते हैं व्याख्या, डिस्क्राइब करना।
व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक संख्या है, ये पूरी संख्या है ये, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको सिद्ध करना है, यानी आपको इसकी व्याख्या करनी है। अच्छा, एक बात इससे क्लियर हुई कि भाज्य संख्याएं तो हैं। ये क्या है? ये भाज्य संख्याएं तो हैं, तभी तो उसने किया है व्याख्या कीजिए कि भाज्य क्यों हैं। अगर मैं आपको कहने लगूं, मान लो आपका नाम अर्जुन है, तो मैं किसी से बच्चे से कहने लगूं बताइए इसका नाम अर्जुन क्यों है, तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि उस बच्चे का नाम क्या है? अर्जुन। कोई अर्जुन नाम का बच्चा है और मैं किसी बच्चे से कहूं कि बताइए इनका नाम अर्जुन क्यों है, तो उस बच्चे को एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि उसका नाम, जो उस बच्चे के बारे में बात करना है उसका नाम क्या है? अर्जुन। सिर्फ हमें कारण बताना है क्यों रखा गया है, ठीक है। या कोई विशु नाम का लड़का है, कोई सुरेश नाम का लड़का है, कोई किसी भी नाम का लड़का हो सकता है, सचिन नाम का लड़का है, इस तरीके के नाम के लड़के हैं, और सचिन के बारे में मैं बात करूँ तो ये पूछता, अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ बताइए उसका नाम सचिन क्यों है, तो एक चीज़ तो कन्फर्म होगी ना, उसका नाम सचिन है, कारण बताना है सिर्फ। वो इसके अंदर क्या है? व्याख्या कीजिए। दो अलग अलग संख्याएं दे रखी है गुणनखंड के रूप में, संख्या दे रखी है गुणनखंड के रूप में। जैसे मैं दे सकता हूँ, मान लो 9 है, मान लो 10 है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 गुना 3 और प्लस के क्या लिख सकता हूँ 1, तो ये भी तो संख्या है। उसने ये ना लिख के सीधा 10 ना दे के ये दे दिया 3 गुना 3 प्लस के 1। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक के अलावा और अपने अलावा किसी और संख्या से भी कट जाएं। अपने अलावा और किसी और के अलावा, यानी एक के अलावा और अपने अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर, जिसको मैंने डिविजिबल नंबर भी बताया था, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं उनको। तो भाज्य संख्या उन्हीं को बोलते हैं जो एक के अलावा और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से कट जाए, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, उन नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करते हैं तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था, वे संख्याएं जो एक से और अपने आप से कटती हैं वो कौन सी होती हैं? अभाज्य। अभाज्य का तो इसके अंदर कोई रोल नहीं है। इसने कहा कि व्याख्या कीजिए कि जो संख्याएं हमने दे रखी हैं, 2 संख्याएं दे रखी हैं जो कि आपको गुणनखंड के रूप में दे रखी हैं, ठीक है, उनको पहले संख्या बनाओ, फिर चेक करो कि वो भाज्य है तो क्यों है, ठीक है, भाज्य है तो क्यों है। क्यों का तो कारण यही होगा, अगर वो एक से और अपने आप के अलावा भी किसी और संख्या से कट रही है तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो जी, पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या क्या दे रखी है उसके बारे में बात करते हैं। पहली संख्या है, अच्छा ये तो समझ में, चलो ये बता देता हूं, पहले मैं ये क्लियर करता हूं आपके, कभी आपको इसके अंदर डाउट हो। मान लिया आपकी संख्या है 29, संख्या कितनी है? 29, तो आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना 7 प्लस के 1, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29। 29 को इस रूप में लिख सकते हो नहीं लिख सकते? ये बताओ मुझे। 29 को इस रूप में लिख सकते हो नहीं लिख सकते? अगर अब मैं आपसे पूछूं तो इस संख्या को बताओ। मान लो मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इस संख्या के बताओ कि ये भाज्य है या अभाज्य। मैंने सिर्फ प्राकृतिक पूर्ण के बारे में बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ ये बताओ सिर्फ इस संख्या को, ये भाज्य है या अभाज्य। इस तरीके से तो पहचान नहीं कर सकते आप क्या करोगे? इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे। किस तरीके से? 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 प्लस के 1, 28 और 1 कितना होता है? 29। और आपको पता है 29 जो है 1 के अलावा और 29 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको किसी और नंबर से इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अब क्या कहोगे आप? इसको कहोगे प्राइम नंबर है जी, अभाज्य संख्या है। चलो जी, ये भी समझ में नहीं आया, और देखते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लिया क्वेश्चन ले लिया हमने 17 ले लो, 17 ले लो, तो क्या होगा? 3 गुना 5 प्लस के 2, 3 गुना 5 प्लस के 2, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया कैंसिल, अब आपके सामने ये है और मैंने पूछ लिया सर मेरे ये बताइए कि ये अभाज्य संख्या क्यों है। यानी एक चीज तो कंप्लीट होगी ना आपकी कि ये अभाज्य संख्या है, सिर्फ सर कारण पूछ रहे क्यों है, और क्यों का आपको पता, तो पहले कन्वर्ट करके देख लो ना। तो 3 पंजे
15, 15 प्लस के 2 कितना आता है 17। आपको पता है 17 सिर्फ 1 से और 17 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। और जो संख्या 1 से और अपने आप से सिर्फ डिवाइड होती है वो संख्या कैसी संख्या होती है, बताइए कैसी संख्या होती है? उस संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, उस संख्या को बोलते हैं भाज्य उस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो उसको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। और क्वेश्चन के एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब के मैं संख्या इस तरीके से नहीं लिखूंगा, ये संख्या 3 गुना 2 गुना 7 प्लस के 1। मैं क्या कह रहा हूं, इस संख्या के बारे में बताओ। अब मुझे नहीं पता कि भाज्य है या अभाज्य है, तो आपको बताना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो आप क्या करोगे, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 प्लस के 1 कितना कर दोगे 43। अब 43 किसी से कटता है नहीं कटता, आप क्या कहोगे जी किसी से नहीं कटता, 1 और 43 के अलावा। अगर इनके अलावा नहीं कटता तो भाई संख्या कैसी हुई, वो संख्या हुई आपकी अभाज्य संख्या, जिसको विभाजित ना किया जा सकता हो। तो ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर है। आपको पता है क्यों? 1 से और 43 से ही डिवाइड है, इस वजह से प्राइम नंबर है। ये आपका मैंने बेसिक बनाया है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, आसानी से पकड़ बनेगी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। 7 गुना 11, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस के 13। अब करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 13 को कॉमन भी ले सकते हैं, 13 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, या 13 की गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में बात करूंगा मैं कि क्वेश्चन किस तरीके का होगा और किस तरीके से करना है। मैं कॉमन लेके नहीं बता रहा, कॉमन लेके नहीं बता रहा, इसको कॉमन लेके भी वरना कर सकते हो। चलो कॉमन लेके ही बताते हैं, आसान करने की कोशिश करते हैं, वरना कैलकुलेशन बच्चों को ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो नंबर सेम हो, देखो यहाँ पे गुना में है सारे, इसमें 13 सेम है, प्लस का निशान आया। और कॉमन कहाँ लिया जाता है? कॉमन वहाँ लिया जाता है जहाँ पे प्लस माइनस हो, जहाँ पे प्लस माइनस हो, दो साइड में टूट जाता है वो क्वेश्चन। यहाँ पे ये गुना में है, इसमें कॉमन यानी 13 इसमें है और 13 इसमें है, तो 13 को हम बाहर ले लेंगे। 13 को कहाँ ले लेंगे? बाहर। अब जब 13 को बाहर ले लिया, जहाँ जहाँ 13 है वहाँ एक आ जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा मामला वहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? 7 गुना 11। अब क्या हो जाएगा? 13 जहाँ पे है वो तो खत्म, प्लस के अब 13 खत्म, तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब मैंने गुना में 1 करके नहीं लिखा, क्योंकि गुना किसी की गुना 1 में करो तो वो संख्या वही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात समझ में आई होगी, क्योंकि 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है। देखो अलग से अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 13 इसके अंदर भी है और 13 इसके अंदर भी है, तो ये प्लस और माइनस का बीच में होना जरूरी है कॉमन लेने के लिए। तो प्लस है जी है, 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी, तो मैंने 13 बाहर ले लिया। जब 13 बाहर ले लिया, जहाँ 13 है वहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, तो 7 गुना 11। अब गुना 1 भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि गुना 1 लिखना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि गुना 1 करोगे तो आंसर तो तब भी वही रहेगा ना। 11 की गुना 1 में करोगे तो क्या आएगा? 11 ही आएगा ना, इस वजह से 1 नहीं लिखा गुना में। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस पे इफेक्ट पड़ता है, प्लस के 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं 13, और ये क्या होगा? 11 सत्ते 77 और प्लस के 1 क्या हो जाएगा? 78। 13 गुना क्या आया? 78। 13 गुना क्या आया? 78। इसको कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 13 अट्ठे होते हैं 104, 104 का कितना आएगा? 4 आ जाएगा। हासिल कितना लग जाएगा? 10 लग जाएगा। 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 13 सत्ते कितना होगा? 91 हो जाएगा। 91 और 10 कितना होगा? 101 हो जाएगा, 101। अब मुझे एक बात बताओ, ये संख्या 1 से कट जाएगी? जी बिल्कुल कट जाएगी। ये संख्या 1014 से कट जाएगी? आप क्या कहोगे? बिल्कुल कट जाएगी। अपने आप से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है। इसके अलावा किसी से कट रही है? नहीं कट रही? जी बिल्कुल कट रही है। 2 से भी कट रही, 3 से भी कट रही है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो जो संख्या 1 के और अपने अलावा किसी और संख्या से कटती है तो कौन सी संख्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो अब हमने निकाल लिया कौन सी संख्या भाज्य है। अब क्या लिखेंगे? कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि यह संख्या एक व स्वयं के अलावा, वन एंड इटसेल्फ, एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, अन्य संख्या से भी विभाजित है। अतः यह एक क्या सी संख्या? भाज्य संख्या। यह एक भाज्य संख्या है।
अतः यह एक भाज्य संख्या है। यही तो रिप्रेजेंट करना था कि भाज्य संख्या क्यों है, यही तो आपको रिप्रेजेंट करना था कि भाज्य संख्या क्यों है। क्यों है? क्योंकि एक के और अपने अलावा भी और अन्य नंबर से कटती है, इस वजह से कैसी संख्या है ये भाज्य संख्या है। इसको रफ कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा उसके बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ये लिखनी पड़ेगी नीचे, नीचे तो यही लिखना है आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7 गुना 6, ब्लैक पेन से लिखता हूँ, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 5, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, दो क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों को करना है। ये था, मैंने बताया जो कॉमन होगा और बीच में प्लस या माइनस है तो कॉमन ले सकते हो। 5 इधर है, क्या इधर भी 5 है? जी बिल्कुल 5 है इधर, ठीक है, इधर भी 5 है। चलो जी, जब 5 है, 5 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 7 गुना 6 गुना 4, क्योंकि यहाँ पे तो एक बचता है, एक को नहीं लिखते, गुना 3 गुना 2, इसको भी मत लिखो, एक को कोई फायदा नहीं है, गुना करके वही आएगा प्लस, लेकिन वहाँ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस पे तो इफेक्ट पड़ता है ना, प्लस माइनस पे, जहाँ प्लस के बाद वो लिखना पड़ता है, गुना में मत लिखो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो जी, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें करनी है अंदर की गुना। चलो जी, गुना करेंगे, क्या होगा? 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छिक्का कितने होंगे? 144, यानी 7 गुना 144 प्लस के 1, 7 गुना 144 प्लस के 1। आगे करते हैं, कंप्लीट करना है ना, तो क्या होगा? 7 चौक 28 का 8 हासिल लग जाएगा 2, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, 30 की 0 आ जाएगी, हासिल कितना लग जाएगा? 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 प्लस के 1, तो कितना हो जाएगा? 1009। 5 गुना 1009, ये प्लस, ये गुना में ही तो है, 5 ब्रैकेट के साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटू होता है यहाँ पे, यानी गुना में होता है। ठीक है, तो अब गुना करो, 9 पंजे 45, 0 5045, क्या आ जाएगा? 5045। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 1 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल होगी 1 से, और 5045 से भी होगी, जी बिल्कुल होगी, इन दोनों से तो होगी होगी, इन दोनों से तो होगी होगी। अगर मैं बात करूँ क्या 5 से भी डिवाइड है ये, तो आपको मैंने पहचान बताई थी, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है, तो लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। बस हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। भाज्य सिद्ध करने के लिए इतना बहुत है हमें, क्योंकि एक के और अपने आप के अलावा अगर किसी और नंबर से कट रहा है तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। अब हम क्या लिखेंगे? क्योंकि यह संख्या, वही डेफिनेशन लिखनी है जो अभी लिखी थी, क्योंकि यह संख्या, क्योंकि यह संख्या, क्योंकि यह संख्या एक व स्वयं के अलावा, एक व इटसेल्फ यानी वन एंड सेल्फ, यह संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, संख्या से भी विभाजित है, संख्या से भी विभाजित है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। बात समझ में आई होगी मेरे भाई, मेरे शेरों, बात समझ में आई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन जो थे ये 5 तक यानी 6 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए। अभी लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो ये पता लगा होगा भाज्य संख्या क्यों होती है और अभाज्य संख्या क्यों होती है, मैंने बिल्कुल कारण सहित बताया है, बिल्कुल डीपली बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ। बात छठे क्वेश्चन की करते हैं। छठे क्वेश्चन के अंदर सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि छठा क्वेश्चन तो ये था जो कराया था। तो सातवें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? सातवें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है और चारों ओर क्या है? ये वृत्ताकार पथ है, यानी ट्रैक टाइप है, जिसको बोलते हैं ट्रैक टाइप। ठीक है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार को गोल भी मान सकते, चूड़ी टाइप, इस तरीके से है, मान लिया। ठीक है, वृत्ताकार है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है कोई, अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो 18 मिनट लगते हैं उसको पूरा करने में, एक चक्कर 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना टाइम लगता है? रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, यानी सोनिया ने और रवि ने इसी पॉइंट से इसी दिशा में चलना स्टार्ट किया।
तो आपको पता है इसका एक राउंड 18 मिनट में कंप्लीट होगा, इसका एक राउंड 12 मिनट में कंप्लीट होगा। तो पहले राउंड के अंदर तो नहीं मिलेंगे। ये कह रहा है ये बताओ कि वो कितने समय बाद, यानी वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान मतलब दोनों एक साथ हो जाएंगे, कितने टाइम बाद होंगे। इस तरीके की जब भी सिचुएशन आती है उसके अंदर आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम। जितना भी दे रखा है ये 18 मिनट में या 12 मिनट में, यानी किस किस का एलसीएम निकालना है 18, और लिखेंगे किस तरीके से उसके बारे में बात करेंगे। रवि को एक चक्कर में लगा समय, रवि को एक चक्कर में लगा समय कितना है मेरे भाई? 12 मिनट। कितना है? 12 मिनट। और सोनिया को एक चक्कर में लगा समय कितना है मेरे भाई? 18 मिनट। कितना है? 18 मिनट। दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम 12 और 18 का। 12 और 18 का निकाल लेंगे। 2 छिका 12 और 2 निम 18। अब 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी, 3 से दोनों कट रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर लो, या 2 से भी कर सकते हो। चलो 2 से करो, 2 तिया 6 और 2 9 ऐसी रहेगा। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 से करो क्योंकि जब तक करते हैं जब तक 1 1 नहीं आता। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना होगा? 12 तिया 36 हो जाएगा। कितना होगा? 36। यानी 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर फिर मिलेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको क्या निकालना होता है? ये निकालना होता है एलसीएम। ठीक है। इससे पहले एक सैनिक वाला क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे क्या निकालना होता है? एचसीएफ। अब जो हमारी ये क्लास है यहीं पे हम आज अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। बच्चों एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आपके लिए और मेहनत करते हैं। बार बार एक ही वर्ड को, एक ही लाइन को मैं बार बार हर क्लास के अंदर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ये करिए। हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेते आएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी और यहाँ से आपका बेसिक बनेगा जो कि आपके 10th 11th 12th हर चीज़ में मदद करेगा, हर क्लास के अंदर मदद करेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।